चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके लिए कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर लेकर। ये क्वेश्चन आंसर आपको बोर्ड में बहुत ही मदद करेगा। ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है। क्लास 10 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इससे बहुत कुछ आने वाला है। ये क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी से नहीं है, यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, इसका ही कलेक्शन है। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए। जो आपको नहीं पता है उसे नोट करते चलिएगा। पहला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बताइए कि लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो कितनी होती है। ये सभी लेंस के लिए होती है, एक लेंस के लिए सभी में फिक्स ही रहता है उसके मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। जैसे दर्पण में होता है ना एक फोकस, उसी तरह का लेंस में 2 होता है फोकस। तो चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? आपके घर में तो समतल दर्पण होगा, उसमें देखिए आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। जो उसमें फोटो बनता है वो कैसा बनता है, वो आपको आभासी और सीधा दिखेगा। वो आपको या फिर काल्पनिक कह सकते हैं। देखिएगा कि वो उल्टा नहीं दिखेगा, वो आपको आभासी रहेगा और सीधा रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि आँख व्यवहार होता है। आँख में जो लेंस है तभी तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आँख में भी एक लेंस होता है जो कि सभी में फिक्स होता है, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। वो जो उत्तल लेंस की तरह काम करता है, जो आँख में लेंस होता है। ये सभी व्यक्तियों में उत्तल लेंस ही होता है, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो। बताइए चौथा प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग होता है? जो स्पेक्ट्रम है प्राप्त होता है उसमें किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो उसमें हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। प्रिज्म तो देखा ही होगा। अगर इसकी सतह की बात करें कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको याद रहे कि प्रिज्म में हमेशा 5 सतह होता है। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 5वां प्रश्न है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो किसके द्वारा बनता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर मनुष्य के आँख में उत्तल लेंस होता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा वो भी नेत्र, उसको उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग आम नेत्र लेंस बोलेंगे। जैसे कि नॉर्मल नेत्र लेंस, वो जो उत्तल लेंस है उसी के बारे में बोल रहा है कि वही लेंस से रेटिना पर बनता है, लेकिन उल्टा और वास्तविक बनता है। छठा प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्टेज और 100 वाट, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो आप लोग को पता होगा कि पावर बराबर होता है V²/R, मतलब P बराबर V²/R। यहाँ से हम अगर R निकालना है तो R को अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा V²/P। और V का वैल्यू दे ले 220 वोल्ट और पावर भी दे ले 100 वोल्ट। अगर हम लोग 220 में से 10 अलग करके 22 का स्क्वायर करें तो हम लोग जानते हैं 484 हुआ, और 10 का 100 होता है, और नीचे भी 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 484। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ये याद रखिएगा आप लोग कि R बराबर होता है V²/P। हमेशा आपको यूज में लाना होगा, इसलिए इसे याद कर लीजिए। आप और भी प्रश्न आ सकते हैं। अब बताइए विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? जो विभवांतर मापता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर के द्वारा ही विभवांतर को मापा जाता है कि कितना विभवांतर है वायर में। अब बताइए एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में या प्रसार क्रम में? तो इसका सही आंसर होगा श्रेणी क्रम में हम लोग एमीटर को जोड़ते हैं, जबकि जिसे हम लोग सीरीज भी बोलते हैं इंग्लिश में। अगर वोल्ट मीटर पूछता तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल जोड़ते हैं। अब 9वां प्रश्न बताइए, विद्युत मोटर
परिवर्तित करता है। विद्युत जो मोटर होता है घर में जो पानी देता है वो किस चीज़ को बदलता है, उसमें क्या लगाते हैं, उसमें हम लोग लाइन देते हैं, और लाइन देते हैं तो उससे क्या हम लोग को मिलता है, उससे हम लोग को पानी मिलता है। तो हम लोग देते हैं उसको विद्युत ऊर्जा और वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यही विद्युत मोटर का काम है, जो कि आप लोग देख कर समझ सकते हैं कि मोटर में हम लोग लाइन देते हैं और मोटर हम लोग को पानी देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल के पानी ट्रांसफर भेजता है। अब बताइए 10वां प्रश्न, विद्युत फ्यूज बचाता है, क्या बचाता है? जो विद्युत फ्यूज होता है कि ज़्यादा वोल्टेज होने पर जल जाता है, उससे क्या हम लोग को फायदा होता है? तो ये बताइए कि इससे क्या हम लोग को फायदा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अतिभारण को बहने वाली ऊर्जा को खतरे से बचाना या लागू पर्पथ में बहने वाली उच्च धारा को खतरे से बचाना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ये दोनों उत्तर ही सही है। 11वां प्रश्न बताइए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या बोलते हैं? कौन सा मशीन है जिससे हम लोग को विद्युत करंट मिलता है? शादी ब्याह में तो देखते हैं उनका जनरेटर रहता है, उसी से विद्युत करंट मिलता है, तो उसे जनरेटर बोलते हैं। ऊर्जा के सभी रूपों को अनंत स्रोत किसे माना जाता है? किसको कह सकते हैं कि वो ख़त्म नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा? ख़त्म तो होगा, बहुत बहुत लंबा समय के अंतराल पर होगा। ये सूर्य जो सोर्स है वो उसे अनंत सोर्स स्रोत कहते हैं, क्योंकि इसका लाइफ टाइम बिलियन ईयर्स में है। और सभी की बात करें तो बहुत जल्द ही अगर दोहन करते रहें तो बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सूर्य ही ऐसा सोर्स है जो कि अनंत सोर्स हम लोग मान सकते हैं, ये जल्द ख़त्म नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न 13वां, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? कितना न्यूनतम घूरे वेग रहे तभी पवन चक्की उपयोगी ऊर्जा दे सकता है? कितना स्पीड होना चाहिए? तो वह स्पीड होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगा, तभी ये कुछ उपयोगी लायक ऊर्जा दे पाएगा, नहीं तो उपयोगी लायक ऊर्जा नहीं दे पाएगा। अब बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, तो ये किस प्रकार की ऊर्जा है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार का रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है? इसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपघटन की अभिक्रिया बोलते हैं। और 15वां प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो खाना टूट के हम लोग को ऊर्जा देता है, तो किस प्रकार का रिएक्शन होता है वहाँ पे अंदर में? तो उसे उपचय कहते हैं या क्या कहते हैं? तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग श्वसन करते हैं तो उससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा निकलता है भोजन से, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इसलिए हम लोग उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।